हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर का व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को जो है हमारा मिडवल हिस्ट्री का टर्न होता है और मिडवल हिस्ट्री थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन इसी से वीडियो होते हैं आपके। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, हमारा मुग़ल सम्राट से ही संबंधित था, मुग़ल साम्राज्य से संबंधित था। और आज का वीडियो भी हमारा मुग़ल काल से ही संबंधित है। मुग़ल काल से वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, किंतु अब एग्ज़ाम नज़दीक है और जैसा कि अभी हमारा फिर संडे और सैटरडे मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, तो अभी जो है हमने एक थर्सडे का वीडियो अपलोड हुआ है मिडवल हिस्ट्री से, एक आपका फ्राइडे को आज का हो रहा है। तो इसमें हम जैसे 20 क्वेश्चन उसमें थे, 20 इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर करें। कल के भी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने 20 क्वेश्चन के साथ साथ अन्य क्वेश्चन जो भी उससे संबंधित थे उसको देखा है। तो जैसा कि कल के था, तो कल में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो यूरोप यात्री आए थे यहाँ पे उस समय या अंग्रेज़ों के समय में जो आए थे उनसे संबंधित जो उन लोगों ने यहाँ के बारे में लिखा है उससे संबंधित था। और चित्रकारी से विशेषता ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन थे। आज हम देखेंगे कि जितने भी आपके मुग़ल सम्राटों से संबंधित जितने भी तथ्य होते, चाहे आपका न्यायिक हो, चाहे आपका प्रशासन व्यवस्था, सभी से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो आइए देर न करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुग़ल बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। यहाँ बोल रहा है कि मुग़ल बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि क्या पूछा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। अब हम देखते हैं पहले कि कौन सा सही है। तो जैसे अकबर गुरुवार, जहांगीर मंगलवार, शाहजहां बुधवार, औरंगजेब आपका शुक्रवार। तो इसमें जो आपका सही सुमेलित नहीं है वह है औरंगजेब शुक्रवार। इसमें क्या है कि अकबर गुरुवार सही है आपका, जहांगीर मंगलवार को न्याय करता था और शाहजहां बुधवार को। तो औरंगजेब भी बुधवार को ही करता था, शुक्रवार को नहीं। तो औरंगजेब और शाहजहां जो था एक ही दिन दोनों की ने चुना था बुधवार को न्याय करने का। वैसे देखा जाए तो जो सम्राटों का होता था मुग़ल साम्राज्य में हो, वह बुधवार का दिन ही माना जाता था। किंतु यहाँ पे जैसे कि मुग़ल बादशाहों ने अलग अलग दिन निर्धारित कर रखे थे। तो अकबर के समय में गुरुवार को न्याय किया जाता था, दरबार मतलब लगता था, और जहांगीर मंगलवार को बैठता था और शाहजहां बुधवार को, औरंगजेब भी बुधवार को। यहाँ शुक्रवार है इसलिए यह आपका सही सुमेलित नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि साहू को दक्कन की चौथ एवं सरदेश मुखी का अधिकार किसके शासनकाल में प्रदान किया गया। साहू को दक्कन की चौथ एवं सरदेश मुखी का अधिकार किसके शासनकाल में प्रदान किया गया। अब आपके सामने क्वेश्चन है, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम या फर्रुखसियर। तो इसका सही आंसर है आपका फर्रुखसियर। इसके शासनकाल में ही मराठों से जो एक संधि हुई थी, जिसमें आपके बालाजी विश्वनाथ जी ने इधर से किया था, उधर से अब्दुल्ला हुसैन जो कि 2 सैयद बंधु थे, उनके द्वारा बीच में की गई थी। और उस समय वहाँ पे क्या था कि आपका फर्रुखसियर था उधर से मुग़ल तरफ से, और इधर से क्या कहते हैं शाहू शासक था। और उसकी तरफ से संधि बालाजी विश्वनाथ जी और उनकी तरफ से सैयद बंधुओं ने की थी। तो जिसके द्वारा क्या है, दक्षिण में 6 सूबों की चौथा सरदेश मुखी वसूलने की अनुमति मिली। और इसके द्वारा में साहू ने मतलब जैसा कि होता था, वादा था कि जब मुग़लों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता के द्वारा मुग़लों की सहायता करेंगे। 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष बादशाह को 10 लाख रुपये देने भी स्वीकार किए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे
तो जैसा कि इसमें आपने देखा कि साहू को दक्कन की चौथ सरदेशमुखी का अधिकार किसके शासन, फर्रुखसियर के। और कहीं कहीं पे आपको रफ़ी दराज भी दिखेगा, परंतु ये सही नहीं था। उसने अगर कहीं माना तो साहू को महाराष्ट्र और साहू द्वारा जितने भी विजित प्रदेश थे वो स्वामी मान लिया था, उसके समय में ऐसा था। किंतु यहाँ जो आपके सामने है कि चौथ और सरदेशमुखी तो आपका फर्रुखसियर है। और इसी के समय में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जब मराठों को जब लगा कि फर्रुखसियर का कि बस हमारे साथ सैयद बंधु जो है सही नहीं कर रहे हैं, वो उनसे ईर्ष्या करने लगा। तो फिर क्या हुआ कि सैयद बंधु ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों से सहायता प्राप्त कर फर्रुखसियर को ही अपदस्थ करके अंधा बना दिया था। और 10 दिन बाद उसकी हत्या करके फिर उसी को जो कि आपका रफ़ी उद दराज था उसको शासक बना दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा। अब यहाँ बादशाह औरंगजेब देखें तो उन्होंने तो माना ही नहीं था कभी। हाँ, और एक क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब ने किसको ईमानदार कहा था या ईमानदार की पदवी दी थी। तो वहाँ पे आपके सामने साहू होगा, ताराबाई होगा और भी, तो उसमें साहू के लिए बोला था। अब यहाँ पे देखते हैं बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने क्या था कि देखा जाए तो मराठों के प्रति उसकी नीति जो है वह दक्कन में उसकी नीति कुछ अस्थिर ही रही, कहते हैं। उसने कुछ मतलब स्थिरता वाला काम किया नहीं। उसने सरदेशमुखी का तो अधिकार दिया था किंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया था। तो ऐसे पूछ लें कि किसने सरदेशमुखी का अधिकार तो दिया था मगर चौथ का नहीं, तब आपका दक्कन में ये चीज़ हो जाएगा तब बहादुर शाह से। पर जैसा कि चौथ और सरदेशमुखी तो आपका फर्रुखसियर सही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था काबुलियत में, पट्टा में या ये भी दोनों। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है इसका काबुलियत में, क्योंकि काबुलियत जो होता था वो जैसे कि ये शेर शाह सूरी ने पट्टा एवं काबुलियत प्रथा की शुरू की और शुरू करने वाला वो पहला शासक था। तो इधर राज्य एवं किसान के बीच एक समझौता होता था, राज्य और किसान के बीच एक समझौता था जिसमें राज्य की तरफ से कृषक को पट्टा दिया जाता था। राज्य की तरफ से कृषक को पट्टा दिया जाता था और जिसमें किसान के नाम, खेत का विवरण एवं भू राजस्व की राशि आदि का उल्लेख होता था। बदले में किसान जो होता था राज्य को कबूलियत प्रदान करता था, जो कि किसान की स्वीकृति होती थी। मतलब जैसे कि हमने आपको ये चीज़ें बताई कि ये चीज़ें इसमें होंगी, फिर आप हमको लिख के दो कि हाँ हमको मंजूर है। आज जैसे स्टाम्प पे होता है कि लिख के लिखित देना पड़ता है, तो वैसे वो किसान की तरह से काबूलियत होती थी, जिसमें जो उसके अधिकार होते, काश्तकारों के अधिकार जो एवं दायित्व वो विधिवत उसी में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। तो जैसे कि शेर शाह के शासनकाल में पहला है जिसने काबुलियत में पट्टा शुरू किया। किसके बीच में था ये? राज्य एवं किसान के बीच में एक समझौता होता था और राज्य की तरफ से किसानों को पट्टा दिया जाता था, किसानों की तरफ से क्या है काबुलियत प्रदान की जाती है, जो कि किसान की स्वयं की स्वीकृति होती थी कि हाँ मुझे ये चीज़ें मंजूर हैं, शर्तें। तो यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अकबर ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष प्रत्येक प्रांत में एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। यहाँ पे कह रहा कि ये आपका अकबर ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष 20वें वर्ष प्रत्येक प्रांत में एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वह कौन, मतलब जैसे अमीन, पोतेदार या कारकुन। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वह है अमीन। उसने अमीन की नियुक्ति की थी। और जैसा कि प्रांत प्रत्येक सूबे में और अगर देखा जाए तो आपका अकबर के शासनकाल में जो अमीन सूबे का प्रमुख अधिकारी होता था और वही शाहजहाँ के काल में क्या है अमीन जो होता था परगने में नियुक्ति होती थी, परगने का अधिकारी होता था। तो इस तरह से क्या कहते हैं। और वहीं औरंगजेब जो था ग्रामीण क्षेत्रों में जजिया के वसूली हेतु अमीनों की नियुक्ति की थी। तो आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि अकबर ने अमीनों की नियुक्ति कहाँ पे की थी? सूबे के प्रमुख अधिकारी के रूप में। शाहजहाँ ने की थी परगने में और औरंगजेब ने क्या था कि अमीन अधिकारी की नियुक्ति जो है ग्रामीण क्षेत्र में जजिया की वसूली हेतु की थी नियुक्ति।
तो अकबर का जैसा कि क्वेश्चन में है, अकबर ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष प्रत्येक प्रांत के एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो वह था आपका अमीन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, अब यहाँ पे आप देखेंगे। ए है, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की 1575 में की थी। फिर आपका बी है, लेकिन मनसबदारी में सवार अपने शासनकाल के 40वें वर्ष उसने 1594 से 1595 में जोड़ा, जबकि जात मनसबदारी के शुरुआत से ही था। फिर आपका तीसरा है कि मिर्जा शाहरुख पहला मुख्य प्रमुख मनसबदार था, जिसे 5000 का जात एवं 2000 का सवार पद दिया गया था। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे 3 कथन हैं आपके, तो ये सही है कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 में की थी, ये आपका सही है। लेकिन मनसबदारी में सवार अपने शासनकाल के उसने 40वें वर्ष, जो कि 1594 से 1595 के बीच में जोड़ा। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि शुरू में जो था वो जात व्यवस्था थी मनसबदारी में, तो और उसमें सवार पद जो है उसने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष 1594-95 के बीच में जोड़ा था। ये भी आपका सही है। फिर जैसा कि है कि मिर्जा शाहरुख पहला प्रमुख मनसबदार था, जिसे 5000 का जात एवं 2000 का सवार पद दिया गया था। तो यहाँ पे आपके सामने देखा जाए तो 3 के तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो कोई भी यहाँ पूछा क्या है आपसे, कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं, सभी कथन सत्य हैं इसमें। अब जैसा कि अभी हमने देखा कि 1594-95 में उसने क्या है कि मनसबदारी में सवार पद का सवार मतलब का जोड़ा, और जो उसके बाद उसने क्या किया कि मनसबदारों की 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में क्या था कि 5000 का जात तो 5000 का सवार भी उसको मिलता था। यहाँ जात और सवार की संख्या बराबर होती थी, किंतु द्वितीय श्रेणी के जो थे उनको 5000 का जात किंतु 3000 सवार उसमें सम्मिलित थे। इसमें क्या है कि श्रेणी सवार जो था जात का आधा या आधे से अधिक होगा, इससे ज़्यादा नहीं, परंतु किसी भी दशा में मतलब सवार जो है जात के बराबर नहीं हो सकता है। और तृतीय श्रेणी में आपके क्या था कि 5000 जात 2000 सवार थे। इसमें सवार संख्या जात के आधा से कम हो सकती थी, उपरोक्त मतलब कि उससे ऊपर नहीं, बराबर भी नहीं, आधे से कम हो सकती थी। तो इस तरह से अकबर ने जब मनसबदारी व्यवस्था में सवार पद जोड़ा, तो उसने क्या है कि इसको मनसबदारों को 3 श्रेणियों में इस तरह से बांट दिया था। तो आपने देखा कि पहले तो आपने क्वेश्चन से ही देखे कई फैक्ट आपके कि मनसबदारी में व्यवस्था कब शुरू की गई थी, उसमें जात, उसमें सवार पद कब जोड़ा गया, या उसको पहला प्रमुख मनसबदार कौन था। इसके साथ साथ आपने देखा कि उसने उसी समय में 1595 में क्या है, जब सवार जात एवं सवार दोनों उसके आधार पे मनसबदारों की 3 श्रेणियां विभाजित की थी। आपने ये भी देख लिया कि 5000 जात 5000 सवार जब बराबर हो तो प्रथम श्रेणी थी। द्वितीय श्रेणी में क्या था कि आधे से अधिक नहीं हो सकते थे, और तृतीय श्रेणी में क्या था कि जितना जात होता था सवार उसके आधे से भी कम होता था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। फिर आपके सामने पहले युग्म देखिए, सूबेदार एवं दीवान सरकार, जो कि जिला होता था जिसे कहा जाता था। फौजदार एवं मलगुजार प्रांतों में। फिर आपका है सिकदार एवं आमिल परगना में। तो कौन सा युग्म सही नहीं है। अब आपके सामने है ए बी, बी सी या ए सी या कोई नहीं। तो युग्म सही नहीं पूछा है आपसे, पहले तो आप इसको देखिएगा कि कौन सा युग्म सही नहीं है, फिर आप अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, फिर उसके बाद आप देखेंगे जब क्वेश्चन देखेंगे कि ए और बी जो है आपका वह सही नहीं है, युग्म सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सूबेदार एवं दीवान जो होते थे वो प्रांतों में होते थे, न कि आपके जिले में होते थे।
तो यहाँ पे आप इस वजह से आपका ये रॉन्ग हो गया। फिर फौजदार एवं अमल गुजार जो होते थे वो आपके ज़िले सरकार में होते थे, प्रांतों में नहीं। तो अगर इस तरह से देखा तो इसका इससे मैच होगा और इसका जो है इससे होता है। तो यहाँ पे सही नहीं सुमेल है और सिकदार एवं आमिल जो है वो आपका सही, वो युग्म सही सुमेल है, क्योंकि सिकदार एवं आमिल जो होते थे वो परगने में होते थे। तो क्वेश्चन को इसी तरह से अच्छे से देखिएगा कि कौन सा सही कथन पूछा, सत्य पूछा, सही पूछा, सुमेलित पूछा है, नहीं सुमेलित पूछा है। इस आधार पे क्वेश्चन को पहले से आप देख लीजिए क्या पूछना क्या है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में तो आपका कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ए बी आपका सही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी आपका पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका जैसे पहला है निहगार, सवानिगार, और जिससे आपको जागीरदार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था। इसका काम होता था, मतलब जैसा कि सुमेलित में पूछा गया है तो आप उसके आधार पर देखिए कि सही है कि नहीं। पहले तो निहगार जो था वो आपका पूछा गया कि लिखा है कि जागीरदार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था। फिर दूसरा कहा गया है आपका कि पोतेदार परगने का खजांची था। फिर तीसरा पूछा गया कोतवाल सूबे का नगर पुलिस था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है आपका। तो इसमें देखा जाए तो आपका जैसे कि आप देखेंगे तो निहगार जो थे वो जागीरदारों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे, ये आपका सही है। फिर फोतेदार था, परगने का खजांची था, ये भी आपका सही है। कोतवाल सूबे का नगर पुलिस था, तो ये भी आपका सही सुमेलित है। तो यहाँ पूछा कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि कोई नहीं इसलिए कि सभी के सभी इसमें सुमेलित हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर होता कि सभी, तब तो आपका गलत हो जाता, क्योंकि सभी सुमेलित हैं। यहाँ सुमेलित नहीं पूछा है, तो कोई भी नहीं, क्योंकि सभी के सभी सुमेलित हैं। तो यहाँ पे आपका सही है ऑप्शन है 4 जो है कि कोई नहीं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी आपका सुमेलित में ही पूछा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि एक एक क्वेश्चन में आपकी कई चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे पूछा जैसे कि आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि घोड़े की दागने की व्यवस्था 1573-74 के बीच में हुई। फिर सिजदा एवं पौबो 1577-78 के बीच में हुआ। फिर साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन 1583-84 में। तो ये जो आपका है यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जैसा है आपका दिया है इसमें, तो साम्राज्यों का प्रांतों में जो विभाजन हुआ था वह कहते हैं जो आपका अकबर ने किया था। और कब किया था? वो 1580 में किया था। तो इस तरह से अगर आप इसको देखते हैं तो यह सही सुमेलित नहीं है आपका। और इसमें फिर आप आ जाते हैं तो ऑप्शन में जैसा है, तो ऑप्शन में आपका देख ही रहे हैं कि आपका ए है, बी है, सी है। तो इसमें कौन सा सही नहीं होगा आपका? वो आपका जो है सी इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो आपने देखा क्योंकि घोड़े का दागने की व्यवस्था जो थी 1573-74 के बीच में हुई थी। और आपका सिजदा एवं पौबोस जो उसने अकबर ने शुरू किया था वह 1577-78 में। साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन, तो वो आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यह 1580 में। अब जैसे यहाँ पे है तो अगर सही होता तो ये 1500 आपका 80 में उसने क्या है कि प्रांतों का विभाजन किया था। और उस समय उसने 12 प्रांतों, पूरे साम्राज्य को अपने 12 प्रांतों में विभाजित किया था। और इसी समय में आईनी दहशाला की भी शुरुआत की गई थी। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो इसी समय आपका क्या है, आईनी दहशाला की शुरुआत की गई थी। अब जैसे यहाँ आपने 1583-84 देखा, तो यह भी अकबर की महत्वपूर्ण काल से जुड़ा है, कार्यों से जुड़ा है। आप कहें इसमें क्या है कि इसी साल इलाही या फसली संवत की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका क्या कहते हैं, इसी से गलत है कि प्रांतों का जो विभाजन था उस 1580 में किया गया था। और उस समय क्या है
प्रांतों का जो है 12 प्रांतों में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को विभाजित किया था। और टोडरमल की आईने हृदयशाला भी पूछ ली जाए तो वो शासन के 24वें वर्ष 1580 में ही किया गया था। अब यहाँ पे हम आपके सामने क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि किस इतिहासकार के अनुसार शेर शाह के काल में एक बूढ़ी औरत सर पर सोने के ज़ेवरों का टोकरा लेकर बिना किसी भय के यात्रा कर सकती थी। आपके सामने एक किस इतिहासकार के अनुसार है, आपको ये बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है निज़ामुद्दीन अहमद, अब्बास खां शेरवानी या डॉक्टर कानून गो। तो जैसे हम देखते हैं, अगर इसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो कन्फ्यूजन हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर कानून गो, जिन्होंने शेर शाह को अगर कहा जाए इतिहास के पटल पे रखना, इतना अच्छे से उसका वर्णन करना, इसके बारे में जानकारी, तो उसका श्रेय डॉक्टर कानून गो को ही जाता है। और इन डॉक्टर R.K. त्रिपाठी ने भी लिखा है इनके बारे में, और अब्बास खां शेरवानी ने भी लिखा है। किंतु अगर कहते हैं जो कि इतिहासकार कोई है जिसने शेर शाह को इतिहास में इतना महत्वपूर्ण दर्जा दिया, तो वह डॉक्टर कानून गो ही हैं। किंतु यहाँ ये जो कथन है, यह आपसे 3 ऑप्शन है, 3 में पूछा कि शेर शाह के काल में एक बूढ़ी औरत सर पर सोने के ज़ेवर का टोकरा लेकर बिना किसी भय की यात्रा कर सकती थी। तो यह कथन जो है यह जो है आपका अब्बास खां शेरवानी का कथन है, उन्होंने कहा था। अब निज़ामुद्दीन अहमद ने भी कहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि शेर शाह के काल में एक बूढ़ी औरत सोने का ज़ेवरों का टोकरा लेकर किसी भय की यात्रा कर सकती है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। किंतु जैसे निज़ामुद्दीन अहमद से संबंधित है तो उससे संबंधित क्वेश्चन शायद अभी एग्ज़ाम में मेरी नज़र में नहीं देखा मैंने, कि आम रास्ते की सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी थी कि कोई सोने के टुकड़ों से भरा थैला लेकर चलता तथा रातों तक मरुभूमि पर सोता तो भी रखवाली करने की कोई आवश्यकता न होती थी। यह कथन किसका है? ये निज़ामुद्दीन अहमद ने कहा। और डॉक्टर कानून गो ने भी कहा है, तो उनका मत था कि शेर शाह ने चोरों डाकुओं से शांति के संरक्षक रूप में परिवर्तित कर दिया। कहना कहा कि शेर शाह चोरों डाकुओं को शांति के संरक्षक रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ऐसा कथन होगा तो आपका डॉक्टर कानून गो से है। और रास्ते की सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी थी कि सोने के टुकड़ों से भरा थैला लेकर भी कोई रात भर मरुभूमि में सो सकता था, फिर भी रखवाली करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये आपका निज़ामुद्दीन अहमद से संबंधित है। तो यहाँ हमने देखा कि शेर शाह के काल से संबंधित था, और शेर शाह के काल में ये 3 कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि आप लोगों से डिस्कस किया। और एक कथन आपका है कि पूछ लेता है, बहुत ही फेमस है और क्या कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट भी है, कि किस अभियान के दौरान शेर शाह ने कहा था कि अगर मेरा भाग्य ने साथ दिया तो मैं सरलता से मुग़लों को हिंदुस्तान के बाहर कर दूंगा। मुग़लों ने इस देश का शासन केवल अफ़गानों के फुट के कारण ही प्राप्त किया है, ऐसा उसका सोचना था, क्योंकि वो तो खुद भी अफ़गान था शेर शाह सूरी। तो उसका यही मन था कि ये तो अफ़गानों के फुट के कारण उसे प्राप्त हुआ और मेरा भाग्य साथ दिया तो मैं इनको बाहर निकाल दूंगा। और उसने कोशिश भी किया। हम देखते हैं कि हुमायूं के समय में, जैसे कि आप चौसा के युद्ध हो चाहे बेलग्राम का हो, इसमें हारने के बाद तो इस तरह से, या एक कथन और भी शेर शाह से होता है कि शेर शाह ने कब कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। तो मारवाड़ की विजय जब उसने किया था उस समय क्या कहते हैं उसका ये कथन था, उनकी वीरता से और उससे, और वहाँ पे जो चीज़ें सोचकर उसने आक्रमण की थी न पाने के बाद उसने इस तरह का बयान दिया था, कहा था, उसका कथन था। तो यहाँ पे हमने शेर शाह से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा आपसे कि मुग़ल दरबार में सर्वप्रथम कोर्निश एवं तस्लीम की शुरुआत की थी। मुग़ल दरबार में सर्वप्रथम कोर्निश एवं तस्लीम की शुरुआत की थी हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने। तो जैसे यहाँ पे आपका हुमायूं है, अकबर, शाहजहां, तो ये जो है आपका हुमायूं ने शुरू किया था। अब जैसे हम देखते हैं कि अकबर ने भी पैबोस और किया था, फिर उसके बाद ये शाहजहां ने चहार तस्लीम कहते हैं उसको शुरू किया था। तो यहाँ पे जैसे कोर्निश और तस्लीम किसने शुरू की थी, वह हुमायूं ने की थी।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका, यहाँ क्वेश्चन नंबर ही नहीं पढ़ा है और इस तरह से देखें तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही है आपका, 20 के बजाय 21 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 आपका नीचे है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस सूर शासक ने इस्लामिक कानून को संहिताबद्ध कराया था या किया था। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किस सूर शासक ने इस्लामिक कानून को संहिताबद्ध कराया था या किया था। यहाँ आपसे पूछा है शेरशाह सूरी ने, इस्लाम शाह ने, सिकंदर सूर ने। तो इसका सही उत्तर है आपका इसका इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह जो कि आपके देखा जाए तो इसका पुत्र था किसका, आपका शेरशाह सूरी का, जो उसके बाद शासक बनता है। और उसके बाद क्या था कि इस्लाम शाह से संबंधित और भी एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि मानकोट का किला जो कि 5 किलो का एक समूह था, किसने बनवाया था चिनाब नदी पे। तो यह क्या कहते हैं, इस्लाम शाह ने बनवाया था। और एक तरह से उसने प्रत्येक 2 मील पे एक सराय का निर्माण करवाया था। सराय का जो है देखा जाए तो निर्माण आपका इसने शुरू किया था, आपके बहुत बड़े पैमाने पे मतलब बनवाया था आपका शेरशाह सूरी ने। और उसको क्या कहते हैं, हम जहाँ तक हमें याद है कि डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने या डॉक्टर कानूनगो ने बोला है, साम्राज्य की धमनियाँ बोला है, सरायों को और नहरों के कारण साम्राज्य की धमनियाँ बोला है। तो इस तरह से देखा जाए। और ये एक चीज़ आती है कि किसने शेरशाह को अकबर का गुरु माना है, तो आर.पी. त्रिपाठी ने। आर.पी. त्रिपाठी ने शेरशाह को अकबर का गुरु माना है। और ये इस्लाम शाह से संबंधित हमने देखा, या आपने देखा कि आपके और एक तरह से वो तो अकबर का गुरु आपको आर.पी. त्रिपाठी ने के अनुसार, और वैसे भी हिंदुस्तानी मुस्लिम पुनर्जागरण का नायक तथा अकबर का अग्रगामी एवं पथ प्रदर्शक कहा जाता है तो शेरशाह सूरी को, जो कि आपके द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि किस इतिहासकार का मत है कि हेमू की पराजय तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है आपसे कि किस सूर शासक ने इस्लामिक कानून को संहिताबद्ध कराया था या किया था। तो आपके सामने ऑप्शन है शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह, सिकंदर सूर। तो इसका सही उत्तर है आपका इस्लाम शाह। इस्लाम शाह कौन था, यह आपका शेरशाह सूरी का पुत्र था और इसने 1545 से 1553 तक शासन किया था। और इसका जो है मूल नाम पूछ लिया जाता है तो जलाल था, और इसका एक नाम सलीम शाह भी था। और इसके साथ आपसे ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि मानकोट किले का निर्माण किसने कराया था, या मानकोट किले का निर्माण किस नदी पे किया गया था। तो इसका सही उत्तर है आपका कि इस्लाम शाह ने मानकोट किले का निर्माण करवाया था और चिनाब नदी पे के तट पर इसको कराया था। और ये जो था एक 5 किलो का समूह था। तो इस तरह से क्या कहते हैं आपका इसका, आपने देखा कि इस्लाम शाह से संबंधित देखा कि उसका नाम मूल नाम जलाल था, एक नाम सलीम शाह भी था, और कानूनों को संहिताबद्ध कराया, मानकोट किले का निर्माण कराया, कहाँ पे, चिनाब नदी पे, जो कि 5 किलो का एक समूह था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि किस इतिहासकार का मत है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी परंतु अकबर की विजय दैवी संयोग थी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस इतिहासकार के अनुसार हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी जबकि आपका अकबर की जो विजय थी वो दैवी संयोग थी। तो आपके सामने ऑप्शन है आर.पी. त्रिपाठी, डॉक्टर कानूनगो, अब्बास खां शेरवानी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो अब यहाँ पे देखते हैं तो डॉक्टर कानूनगो, जो कि आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं कि ज़्यादातर उन्होंने आपका जो इतिहास में लिखी हैं बातें मध्यकाल में वो सूरवंश के बारे में लिखी है। अब्बास खां शेरवानी का आप जानते हैं तारीख़े शेरशाही उनकी पुस्तक है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है आपका वह है आर.पी. त्रिपाठी। यह कथन इनका है कि हेमू की पराजय दुर्घटना थी परंतु अकबर की विजय एक दैवी संयोग थी। होता क्या है कि जैसे कि युद्ध में जो है हेमू बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ रहा होता है, और यह किंतु वह जब हवाई पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहा था तो लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि उसकी आँख में तीर लग जाती है जिससे उसका
जो है हाथी हवाई भागने लगता है और सेना इधर उधर होने लगती, तो उसी पे कहा है इन्होंने कि हेमू की पराजय दुर्घटना थी, क्योंकि उसके आंख में तीर लगा, एक दुर्घटना। और परंतु अकबर की विजय जो थी वो दैवी संयोग थी। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि किस इतिहासकार के अनुसार देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा अपराध था। किस इतिहासकार के अनुसार देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा अपराध था। आपके सामने ऑप्शन है B.A. स्मिथ, कर्नल टाड या लेन पूल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर है आपका B.A. स्मिथ। यह कथन इनका है। और लेन पूल जैसे कि दारा शिकोहा के बारे में कहा है कि उन्होंने उसकी मज़ार पे पहुँच के कहा था कि अगर ये यहाँ जो आज अंदर दफन है, अगर ये होता उस समय इतिहास, अगर मुग़ल शासक बनता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। कर्नाडाल को आप जानते हैं राजपूतों का जो इतिहास लिखने का है। तो यहाँ पे जो कथन है कि महाराणा प्रताप देशभक्ति महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा अपराध था, वह B.A. स्मिथ। और लेन पूल का एक और है, जैसे कि उसने हुमायूं के ऊपर कहा था कि वह ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लुढ़क कर ही ज़िंदगी भर वो लड़खड़ाता रहा और अंत में सीढ़ियों से लुढ़क कर वो मृत्यु को प्राप्त हो। तो वह उसने हुमायूं के बारे में कहा था। तो इस तरह से आप जैसे कुछ चीज़ें हैं, क्वेश्चन आंसर है, तो हम ऑप्शन के साथ जो ऑप्शन होते हैं उससे भी संबंधित इसलिए बताते हैं ताकि आपको कभी क्वेश्चन के रूप में आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कि किस मुग़ल शासक ने अपने दरबार में श्वेतांबर एवं दिगंबर जैनियों से शास्त्रार्थ कराया था एवं जैनियों की अहिंसा सिद्धांत से प्रभावित होकर 6 माह के पशुओं, भीड़ों, घोड़ों का वध निषेध कर दिया एवं मुग़ल साम्राज्य में जहाँ जैनी अधिक संख्या में थे वहाँ परशुराम पर्व पर पशुवध निषेध कर दिया और एक बार वह रोग मुक्त होने पर 500 गायें दान की थी। अब आपके सामने ऑप्शन है, ये जो कथन है या जो स्टेटमेंट है पूरा आपका वो अकबर के बारे में है, जहांगीर के बारे में है या दारा शिकोह के बारे में है। तो इसका सही उत्तर है या जो है आपका अकबर के बारे में है, अकबर के से संबंधित एक कथन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपसे सत्य पूछा है, तो ABC आपका दिया है। पहले हम ये देखते हैं कि हावेल, जिसके अनुसार ताजमहल एक भारतीय नारी की साकार प्रतिभा है। फिर स्मिथ का देखते हैं, सीकरी पाषाण का ऐसा रोमांस है जो कि कहीं कम ही प्राप्त होंगे। फिर आपका है कि फर्गुसन की सीकरी रोमांस का पाषाण प्रतिरूप है जिसका निर्माण न पहले कभी हुआ है और न कभी होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपने B और C देख रहे होंगे कि कथन जो है बहुत सिमिलर लग रहे हैं। शुरुआत के जो आपके वर्ड हैं वो भी काफ़ी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन आपका सत्य है, तो ये कथन आपका सत्य है। ये कथन सत्य है और आपका BC क्यों नहीं सत्य है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कथन है सीकरी रोमांस का प्रतिरूप पाषाण प्रतिरूप है जिसका निर्माण न पहले हुआ न कभी होगा। तो यह जो कथन है वो आपका स्मिथ से आता है। ये कथन स्मिथ का था। और सीकरी पाषाण का ऐसा रोमांस है कि जो कहीं कम ही प्राप्त होते हैं, यह जो था आपका फर्गुसन से था। तो अगर इस तरह से मैच होता तो आपका सभी होता इसमें उत्तर, किंतु यहाँ पे हमने इसको रॉन्ग मैच किया था ताकि मैं आपको अच्छे से इसको समझा भी सकूं कि थोड़े से ही फ़र्क है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि सीकरी पाषाण का ऐसा रोमांस है जो कहीं कम ही प्राप्त होते हैं तो फर्गुसन होगा, और कि सीकरी रोमांस का पाषाण प्रतिरूप है जो ऐसा पाषाण प्रतिरूप है ऐसा जिसका निर्माण न पहले कभी हुआ है न कभी होगा, तो आपका स्मिथ होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछ क्या रहा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे लीलावती, फैजी, योग वशिष्ठ, दारा शिकोह, भगवत पुराण, बदायूनी। तो इसका सही उत्तर है आपका
सी जो है आपका इसका इसलिए सही है क्योंकि भागवत पुराण का बदायूं ने नहीं, आपका टोडरमल ने किया था, और लीलावती आपका जैसे फैजी व योग वशिष्ठ आपका दारासी को है। ये जो है आपका सही सुमेलित है। तो यहाँ पूछा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन है जो कि सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन है आपका कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो शौकी, आनंद खां, मोहम्मद हुसैन, जरी कलम, मोहम्मद मुराद, सीरी कलम। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका सही उत्तर है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कोई भी नहीं। ऐसा आपका इसलिए है कि यहाँ जितने हैं सभी सुमेलित हैं। आप जैसे शौकी हैं, आनंद खां, ये जहांगीर के समय में थे और ये गायक थे और इनको आनंद खां का उपाधि दी थी जहांगीर ने। आप मोहम्मद हुसैन देखें तो ये सुलेखक थे जो कि कश्मीर से थे और इनको क्या कहते हैं आपके अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। इसी तरह मोहम्मद मुराद देखें तो ये शाहजहाँ के समय के थे और शाहजहाँ ने इनको सीरी कलम की उपाधि दी थी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ सभी सुमेलित हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन उत्तर होगा कोई नहीं। अगर यहाँ पे सुमेलित सभी सुमेलित ना होते तो सभी उत्तर होता आपका, और इसमें जैसे कि ऑप्शन में ए बी दे रखा है, इसमें से भी आपका एक नहीं ऐसा होगा क्योंकि सभी के सभी इसमें सुमेलित हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कोई भी नहीं। अभी हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि महाराज संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक एवं उन्नायक रहे। वह शैली है आपका कांगड़ा, बसौली, कोटा। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है कांगड़ा। अब यहाँ पे कांगड़ा है इसलिए कि आप संसार चंद्र जो कि आपके चित्र शैली के प्रमुख पोषक उन्नायक रहे तो कांगड़ा के थे। यहाँ आपने बसौली देखा, कोटा। अगर आपका जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि कांगड़ा शैली के संस्थापक कौन थे या उसके और भी जो चीज़ें इनसे संबंधित आ जाएंगी इस तरह से, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि संसार चंद्र जो थे, महाराज संसार चंद्र, वो एक चित्रशैली जो कि कांगड़ा चित्रशैली थी जिसके पोषक और निर्णायक रहे, और इनसे संस्थापक के भी संबंधित आपका क्वेश्चन पूछ लेता है तो अभी आपका महाराजा संसार चंद्र ही आएगा क्योंकि इन्होंने ही क्या कहते हैं इसके स्थापना की थी शैली की। तो इस तरह से हम देखें कि आपका बसौली है, ये भी एक आपका शैली थी जो कि आपके इसी चित्रकला की ही शैली थी। या आपका कोटा देखें तो भी चित्रकला की ही शैली थी। तो इसमें क्या है कि महाराजा संसार चंद्र को कई तरह से क्वेश्चन बना है कि कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या था, तो आपका 1786 से 1805 तक था। या कांगड़ा चित्रशैली के संस्थापक संसार चंद्र थे, या कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था, संसार चंद्र थे। तो इस तरह से आपसे कई तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो आपका जो है इसका सही उत्तर है कांगड़ा। बसौली है, कोटा शैली जो है राजा उमेद सिंह के समय अपने चरम को उत्कर्ष पहुंची थी। और कोटा शैली का अस्तित्व देने की बात हो जाए तो आपका राम सिंह था, उमेद सिंह था। इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि कौन सा सही है। अब यहाँ पे कौन सा सही है पूछा है आपसे, तो पहले देखते हैं कौन सा सही है। अकबर ने नरहरी के कहने पे 1564 में जजिया कर हटा दिया। फिर आपका है कि अबुद्दनी के कहने पे 1575 में जजिया फिर से लगा दिया। फिर आपका सी है कि अंतिम रूप से जजिया को अकबर ने 1579 में पूरी तरह से हटाया था। तो इसमें आपका सही उत्तर है कौन सा सही है, तो इसमें सही उत्तर है आपका सभी सही हैं क्योंकि ये सही है कि अकबर ने नरहरी के कहने पे 1564 में जजिया कर हटा दिया, किंतु अबुद्दनी के कहने पे 1575 फिर से लगा दिया, और अंतिम रूप से जजिया अकबर ने 1579 में हटाया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला है आपका
कि अकबर ने रविवार को पशुवध पर रोक लगा दिया, जहांगीर ने बृहस्पतिवार एवं रविवार को पशुवध पर रोक लगा दिया। तो और फिर आपका है कि शाहजहां ने पंजाब एवं कश्मीर के हिंदुओं को विवाह कर से मुक्त कर दिया। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें क्या कहते हैं, देखा जाए तो सभी के सभी सही हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, तो इस पे हम इसमें क्या है, आपका सब सही हैं। तो यहाँ पे कोई सही नहीं पूछा है, तो इसको हम आपका नहीं, इसमें होगा कोई नहीं, इसलिए कि जैसे आपका कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ सभी सही हैं, तो इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि सही नहीं है। अकबर ने रविवार को पशुवध पर रोक लगा दी थी, ये भी आपका सही है। और जहांगीर ने बृहस्पतिवार एवं रविवार को पशुवध पर रोक लगा दिया था। और शाहजहां ने पंजाब एवं कश्मीर के हिंदुओं को विवाह कर से मुक्त कर दिया था, यह भी आपका सही है। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि अकबर द्वारा पूर्ण रूपेण दीवान का दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति। अकबर द्वारा पूर्ण रूपेण रूप से जो दीवान बनाया गया प्रथम व्यक्ति था। अब आपके सामने ऑप्शन है राजा टोडरमल, मुजफ्फर खां तुर्बती, शाह मंसूर। तो इसका सही उत्तर है आपका वो प्रथम पूछा है, प्रथम व्यक्ति तो आपका मुजफ्फर खां तुर्बती होगा। और इसके बाद अकबर ने राजा टोडरमल को बनाया था, फिर शाह मंसूर को बनाया था। तो आगे चल के क्या है, अकबर ने दीवान को कई दीवानों में बांट दिया था, जिनका अलग अलग काम हो गया था। यहाँ से आपसे पूछा है कि अकबर द्वारा पूर्ण रूपेण दीवान का दर्जा पाने वाला या दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो मुजफ्फर खां तुर्बती। और इसके बाद जो नंबर आएगा राजा टोडरमल को बनाया जाता है, उसके बाद शाह मंसूर को। तो अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कि किस इतिहासकार का कथन है मुगलों की केंद्रीकृत सत्ता एक वास्तविकता थी या अच्छी थी या बुरी, ये अलग सवाल है। यहाँ पूछ रहा कि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, आपका लगभग 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस इतिहासकार का कथन है कि मुगलों की केंद्रीकृत सत्ता एक वास्तविकता थी या अच्छी थी या बुरी है, यह अलग बात है। अब आपके सामने ऑप्शन है आर.पी. त्रिपाठी, जॉन एफ रिचर्ड, C.A. बेली। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है जॉन एफ रिचर्ड। इन्होंने ये चीज़ कही है। और इसी तरह से कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि किसी ने इसको खंडी राज की संकल्पना दी है, और किसी ने इसे कहा है कि यहाँ मंगोलों से संबंधित थी, उस पर आधारित थी मंगोलों के। तो इस तरह से बहुत सारे इतिहासकारों ने आपके इस पे अपना राय दिया है। और अब जैसे कि एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, देखा जाए कि ये आपका C.A. बेली इन्होंने भी कहा है, या आर.पी. त्रिपाठी भी ने इस बारे में कहा है, तो इसके आपके अकबर या मुग़ल वंश के सत्ता पे कि कैसे थी, केंद्रीकृत थी या किस तरह का इनका था। तो अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि किस निम्नलिखित 23 है कि यह किस मुग़ल बादशाह का कथन था कि खुदा की परछाई होने के कारण हम लेते कम हैं पर देते बहुत हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो कथन क्या है कि किस मुग़ल बादशाह का कथन है कि खुदा की परछाई होने के कारण हम लेते कम हैं और देते बहुत हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो यह जो कथन है आपका वह है अकबर से। यह कथन आपका अकबर के द्वारा कहा गया है कि हम खुदा की परछाई हैं, इसलिए हम लेते कम हैं और देते बहुत हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर जैसे कि 24 है, उसमें पूछा गया है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी को किस कारण से त्यागा था। आपसे क्वेश्चन है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की राजधानी को किस कारण से त्यागा था। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है भौगोलिक कारण से, राजनीतिक कारण से, या आपका पानी के कमी के कारण से। तो इसका आपका सही उत्तर है जो वह है पानी के कारण से। यहाँ पे आपका जो उत्तर है कि उन्होंने कहते हैं अकबर ने क्या कहते हैं इसको
पानी की कमी के कारण से त्याग दिया था। और जो है इस तरह से अगर राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो कई क्वेश्चन बनेंगे आपके कि जैसे मुगल राजधानी सर्वप्रथम कौन बनी थी, तो आपकी आगरा थी 1556 से 1584, या फतेहपुर सीकरी आपकी कब बनी थी, तो 1559 में, और 1500 आपका क्या कहते हैं आपका फतेहपुर सीकरी है, तो आपका है कि जैसे 1559 से 1584 शाहजहानाबाद है, तो आपका बनी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या है, जैसे फतेहपुर सीकरी को पानी के कारण से त्यागा था। फिर अकबर ने कुछ समय के लिए प्रशासनिक राजधानी आपकी का मुख्यालय जौनपुर को भी बनाया। लाहौर को भी उसने 1585 से 99 के बीच में रखा। और देखा जाए 1600 से 1668 तक मुगलों की राजधानी पुनः फिर आगरा बन जाती है। और सबसे अंतिम मुगलों की राजधानी जो है वह शाहजहानाबाद बनती है, जो कि वही रहती है। और दक्षिण में अगर पूछ ले कि मुगलों की राजधानी क्या थी, दक्षिण में मुगल साम्राज्य की राजधानी तो बुरहानपुर थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आज आपका मुगल प्रशासन, मुगल सांस्कृतिक या आप बादशाहों से संबंधित जो उन था या उनसे धार्मिक से संबंधित, तो इस तरह से, या आप पानीपत के दूसरे युद्ध में देखा, और साथ साथ में हमने सूर्यवंश से भी संबंधित क्वेश्चन देखे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को मिस मत करिएगा और आप लोग वीडियो को देखिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल हैं। आप सब खूब मन से तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम पास है। आप सबको ऑल द बेस्ट।